हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट नियम की हम बात करते हैं। अब आपने 5 नियम तो पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट नियम है हमारा एवोगैड्रो नियम या अवोगाद्रो का नियम, या इसी को बोल दूं अवोगाद्रो की परिकल्पना। क्या है? अवोगाद्रो की परिकल्पना। तो अवोगाद्रो नियम या अवोगाद्रो परिकल्पना क्या है? अवोगाद्रो नियम या परिकल्पना यह है कि समान ताप और दाब कैसे होने चाहिए? समान, अर्थात कांस्टेंट होने चाहिए। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, आयतन भी कैसा होना चाहिए? समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान। जैसे मैं बात करूं, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ताप क्या है? समान। ताप क्या है? कांस्टेंट या समान। क्या है? समान। और दाब भी क्या है? समान। अर्थात समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन, अर्थात मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो आयतन है, आयतन भी क्या है? समान। आयतन भी क्या है? आयतन भी क्या है? समान। सभी गैसों के समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। अर्थात मैं बोल दूं कि 1 मोल H2 और 1 मोल O2, 1 मोल H2 और 1 मोल O2 गैस हैं। इन दोनों को समान ताप व दाब पर, किस पर? समान ताप व दाब पर आयतन भी क्या होंगे? समान। समान ताप व दाब पर समान आयतन में उपस्थित अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। अर्थात मैं बात करूं कि एक तो ऑक्सीजन गैस ली और एक हाइड्रोजन गैस ली, ताप और दाब को समान रखा और इनके आयतन को भी क्या रखा? समान। समान ताप व दाब पर सभी गैस अर्थात हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के समान आयतन में, किसमें? समान आयतन में अणुओं की जो संख्या है वो क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो दोबारा से इसकी मैं परिभाषा लिखूं कि समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या, किसकी संख्या? अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट या समान। प्रेशर को कैसा है? कांस्टेंट या समान। और आयतन भी क्या कर दिया हमने? कांस्टेंट या समान या स्थिर। कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या जितनी भी गैसियस गैस हैं जितनी भी गैस हैं उन गैस के अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। इन गैसों में अणुओं की संख्या क्या होगी? सभी में समान होगी। मान लो इसमें 10 गैस के अणु होंगे तो इसमें भी क्या होंगे? 10, और इसमें भी 10 और इसमें भी 10। तो आपको समझ में आ गया होगा
मैं यहाँ N1 मानूँ, इसको N2 मानूँ, इसको N3 मानूँ, इसको N4 मान लूँ, अर्थात अणुओं की संख्या, तो N1 बराबर रहेगा N2 के, N2 बराबर रहता है N3 के, और N3 बराबर किसके रहता है? N4 के। अर्थात समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। और इस अवोगाद्रो नियम के आधार पर ही अवोगाद्रो ने किसमें डिफरेंशिएट किया था? अणुओं और परमाणुओं में विभेद किया था। अवोगाद्रो नियम के आधार पर ही अणु और परमाणु में विभेद किया जा सकता है। अवोगाद्रो नियम के आधार पर ही किस में? अणु में और परमाणु में क्या किया जा सकता है? विभेद किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विभेद किया जा सकता है। तो देखो, अब बात करते हैं हम परमाणु की। व्हाट इज एटम? अंग्रेजी में बोला जाता है परमाणु को एटम, एटोमोस, जो कि एटोमोस से मिलकर बना है। एटोमोस का मतलब होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वो है छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या परिभाषा होगी? पदार्थ का वह छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण, अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव हो भी सकता है और नहीं भी क्या कहलाता है? परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु। अर्थात पदार्थ का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण जिसे क्या नहीं कर सकते? और विभाजित नहीं कर सकते, और किस में भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किस में भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब बात करते हैं हम अणु की। किसकी? अणु की। तो अणु की बात करते हैं कि मैंने क्या बताया? इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव हो भी सकता है और नहीं भी। अणु की बात करते हैं पदार्थ का वह कण या वह विभाज्य कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है। पदार्थ का वह कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है तथा इसमें संभव होता है तथा इसमें पदार्थ के सभी गुण
विद्यमान होते हैं, पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। पदार्थ का वह कण, छोटे से छोटा तो क्या है? परमाणु, लेकिन परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। पदार्थ का वह कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व क्या है? संभव है। इसमें पदार्थ के क्या पाए जाते हैं? सभी गुण पाए जाते हैं। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो पदार्थ परमाणु, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, या अविभाज्य कण, अविभाज्य कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी, क्या कहलाता है? परमाणु या एटम, एटम कहलाता है। मॉलिक्यूल, अणु या मॉलिक्यूल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अणु को? मॉलिक्यूल। पदार्थ का वह कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है और इसमें पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अवोगाद्रो जो नियम है या अवोगाद्रो जो परिकल्पना है, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं और कहाँ कहाँ पर ये काम आता है। तो देखो, अवोगाद्रो नियम या अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग। अवोगाद्रो परिकल्पना के एवोगैड्रो परिकल्पना के हाइपोथेसिस के अनुप्रयोग। अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग। तो अवोगाद्रो परिकल्पना की यदि बात करें कि सबसे पहली अनुप्रयोग है कि अवोगाद्रो परिकल्पना के द्वारा या परिकल्पना के आधार पर किसी अणु का क्या ज्ञात कर सकते हैं? अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर हम किसी अणु का क्या ज्ञात कर सकते हैं? अणुसूत्र। और इसी परिकल्पना के आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जल का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है? H2। तो पहला अनुप्रयोग क्या है कि अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर हम किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं और इस परिकल्पना के आधार पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि जल का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो सबसे पहले अवोगाड्रो परिकल्पना के आधार पर अणुसूत्र को, किसी अणु के अणुसूत्र को ज्ञात कर सकते हैं और इसी के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं कि जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। दूसरी परिकल्पना की यदि बात करें कि अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर, अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर हम किसी गैसीय अणु की, किसकी? गैसीय अणु की परमाणुकता, किसी गैसीय अणु की परमाणुकता क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर हम किसी गैसीय अणु की परमाणुकता ज्ञात कर सकते हैं। गैसीय अणु जैसे N2 गैसीय, Cl2, O2, H2 और O3 क्या है? O3 सभी क्या हैं? गैसीय अणु। कैसे हैं? गैसीय अणु। अब यहाँ एक टर्म आ रहा है परमाणुकता, एटोमेटिसिटी। परमाणुकता किसे कहते हैं? परमाणुकता किसे कहते हैं? एटोमिसिटी, एटोमिसिटी। तो परमाणुकता का मतलब है किसी अणु में उपस्थित, किसी गैसीय अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी गैसीय अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहा जाता है। उस तत्व की परमाणुकता कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन, क्या है? नाइट्रोजन
क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तत्व में जो परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 2। Cl2 की बात करें, Cl2 गैस की परमाणुकता कितनी रहेगी, 2। H2 की बात करें परमाणुकता कितनी, 2। और O2 की बात करें परमाणुकता कितनी है, 2। लेकिन इसको O3 को बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन। और इस ओजोन की परमाणुकता क्या होगी, ओजोन की परमाणुकता आपको यहां दिख रही, परमाणु की संख्या कितनी है, 3। परमाणु की संख्या 3। तो मैं बता सकता हूं कि, क्या बता सकता हूं कि किसी गैसीय अणु की परमाणुकता को हम अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर किसी गैसीय अणु की परमाणुकता ज्ञात की जा सकती है। जैसे ये गैसीय अणु है N2, Cl2, O2, H2 और O3, तो इनमें सभी परमाणुकता कितनी है, ओजोन को छोड़ करके सभी की परमाणुकता 2 है, और ओजोन की कितनी है, 3। परमाणुकता किसे कहते हैं, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहा जाता है। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की क्या कहा जाता है, परमाणुकता कहा जाता है। तो 2 परिकल्पना हो गई। इससे हम अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं अवोगाद्रो परिकल्पना के द्वारा, और यह सिद्ध कर सकते हैं कि जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। दूसरी हमने क्या बात करी, दूसरी ये बात करी कि इस परिकल्पना के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या परमाणुकता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी बात करें तो ये अवोगाद्रो जो परिकल्पना है, अवोगाद्रो परिकल्पना, ये गैलुसैक के आयतन संबंधी, किसके, गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम, जो मैंने इससे पहले बताया था, क्या बताया था, गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम। इसका थर्ड जो अनुप्रयोग है, गैलुसैक के या गैलुसैक के आयतन संबंधी नियम, गैलुसैक के आयतन संबंधी नियम, अर्थात अवोगाद्रो परिकल्पना के द्वारा गैलुसैक के आयतन संबंधी नियम की क्या कर सकते हैं, हम व्याख्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। गैलुसैक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूं तो डाल्टन के परमाणुवाद जो सिद्धांत है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में। 9th क्लास में क्या पढ़ा है, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की भी क्या करती है, ये व्याख्या करती है। परमाणुवाद सिद्धांत की व्याख्या करती है। अवोगाद्रो परिकल्पना के द्वारा डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। किसकी, परमाणुवाद सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अवोगाद्रो परिकल्पना के द्वारा हम अणुभार और वाष्प घनत्व में क्या बता सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, बता सकते हैं। अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर हम अणुभार और वाष्प दाब में, अणुभार और वाष्प दाब में संबंध बता सकते हैं। अणुभार और वाष्प दाब में संबंध बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया किसके आधार पर किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या बताया मैंने, किसी तत्व की परमाणुकता को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया, गैलुसैक के आयतन संबंधी नियम की यह व्याख्या करती है। चौथा, डाल्टन के परमाणुवाद जो सिद्धांत है उसकी भी क्या करती है, व्याख्या करती है। और पांचवा बताया कि अणुभार और वाष्प दाब में क्या बता सकते हैं, संबंध बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, संबंध बता सकते हैं। और इस परिकल्पना के आधार पर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि एसटीपी पर किसी गैस का जो आयतन है, किसी गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 atm दाब, 1 atm प्रेशर, अर्थात 25 डिग्री ताप पर 1 atm दाब पर, 25 डिग्री ताप पर 1 atm दाब पर किसी गैस का जो आयतन है वो कितना होता है 22.4 लीटर। यदि इसको ml में चेंज करूं तो 22.400 ml, 22.400 ml, अर्थात STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस का जो आयतन है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और दाब होता है वो 1 atm होता है। atm का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, कितना होता है एटमॉस्फेयर, 1 atm एटमॉस्फेयर। तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट नियम आपने पढ़ा था आवोगाद्रो का नियम। क्या पढ़ा? आवोगाद्रो का नियम। सबसे पहले पढ़ा था आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें द्रव्यमान क्या है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या था बराबर। दूसरा पढ़ा मैंने गुणित अनुपात का नियम। क्या पढ़ा? गुणित अनुपात। तीसरा मैंने बताया था स्थिर अनुपात का नियम, जैसे मैंने उसमें एग्जाम्पल बताया था जल का। जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, जल का जो उसमें जो अनुपात है, जल में उपस्थित तत्वों का जो अनुपात है, तो उसमें क्या होता है कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। फिर मैंने बताया गुणित अनुपात का नियम। क्या बताया? गुणित अनुपात का नियम, सॉरी व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। कौन सा? व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। और नेक्स्ट है मैंने आवोगाद्रो का नियम। क्या बताया? आवोगाद्रो का नियम। और एक और बताया था गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल बात करते हैं आपके रासायनिक संयोजन के जो नियम है, रासायनिक संयोजन के नियम है, अर्थात तत्व से यौगिक बनाने के जो नियम है, ये क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। और मैं अब इनके ऊपर एग्जाम्पल कराऊंगा, जो आपको क्या करना है, आंसर देना है, जो बाद में कराऊंगा मैं। थैंक यू बच्चों।